जो पॉइंट है रिमेनिंग, वो है आपका कंपनसेशन, जो 8th पॉइंट है। तो इसके बारे में हमें आज स्टडी करनी है। तो कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन दैट मीन्स कि जब आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, तो हायर करने के बाद आप उससे जॉब करवाते हैं, काम करवा रहे हैं, तो उस काम के बदले में आप उसको क्या पे करते हैं, तो वो उसके लिए क्या है? कंपनसेशन उसका, कि दैट मीन्स जो भी आपने उसके काम के लिए आपने उसको हायर किया, उसने वो आपको काम कंप्लीट करके दिया, और उसके रिवर्ट में, उसके बदले में आपने उसे जो भी एफर्ट दिए या जो मतलब वेजेस दिए हैं, वो वेजेस उसका है कंपनसेशन। दैट मीन्स अगर लेबर है तो उसके लिए वेजेस हो सकते हैं, अगर आपका एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय है, तो उसके लिए उसकी सैलरी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो दैट मीन्स आप एक फिक्स सैलरी के ऊपर आप उनको रखते हैं। आपके डेली लेबर्स हैं तो आप उनको डेली वेजेस के ऊपर रखते हैं। आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हायर करते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का वर्क होता है कि वो डिफाइन करता है कि किस पे स्केल के ऊपर या किस पे अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, कि दैट मीन्स वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा पे प्लान वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उस पे प्लान के अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर कंपनसेशन दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और मेनली कोई भी अगर आपके पास एम्प्लॉय है या कोई वर्कर है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके एंटरप्राइज के साथ इसीलिए वर्क करता है ताकि उसके रिवर्ट में उन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियली उस इंक्रीमेंट या फाइनेंशियली हेल्प उनकी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में हमने आप यहाँ तक पढ़ा कि आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं और आपका ह्यूमन रिसोर्स का जो स्टाफिंग प्रोसेस है, उस स्टाफिंग प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और उन सारे प्रोसेसेस में आपके कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है इसके अंदर, वो आता है आपका सोर्स। दैट मीन्स आपने पहला जो पॉइंट देखा था उसके अंदर आपका क्या था कि आपने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, और अगर आप एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहते हो तो एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए रिक्रूटमेंट का कि जिसके थ्रू आप उनको रिक्रूट कर सकें। तो आपको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो क्या है, और उस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से किस तरह से हमें हेल्प मिलती है हमारे एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने में, और कैसे हम एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए सूटेबल है। तो उनके लिए हमें अलग अलग हमारे जो भी सोर्स हो सकते हैं उनके बारे में हमें देखना है। दैट मीन्स एडवर्टाइजिंग हो सकती है, आपके मल्टीमीडिया हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आपका वो हो सकता है, या फिर आपके ईमेल्स हो सकते हैं, या फिर आपके डायरेक्टली पोस्टर, या फिर डायरेक्टली आप जो लगाते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको कि आपके ऑफिस के गेट के ऊपर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे आप पोस्टर लगा देते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स है, वी आर हायरिंग एंड वी हैव सम रिक्वायरमेंट्स। तो डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट के पोस्टर्स हो सकते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वही सब चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे कि हमारे पास ऐसा कौन सा मेथड रहेगा जिससे हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्वायरमेंट इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ वो होंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, और जिनमें वो टैलेंट है जो हमारे गिवन टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ विद द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिफिकेशन इन द एडिक्वेट नंबर फॉर द जॉब्स अवेलेबल, और उसी में जितनी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है कि जो हमें रिक्वायर्ड हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर सकें। अब उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना होगा, और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है तो उसके लिए हमें उनके लिए सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे अगर सोर्स आइडेंटिफाई है या रिक्रूटमेंट करना है तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। अब अगर जो लेबर है हमारे पास तो उनके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे डिफरेंट सोर्सेज हैं आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि लेबर सप्लाई करते हैं, जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा, जो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी का भी अगर घर बन रहा है तो घर बनता है तो उनको रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट लेबर्स की। अब उन लेबर्स के लिए आप डायरेक्टली कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? या तो कोई पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पे आपको लेबर मिल सकती है और आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप लेबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उनको डेली वेजेस के ऊपर आपको कितनी लेबर चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उनको काम दे सकते हैं। तो अगर ये आपकी स्मॉल स्किल है,
स्मॉल स्केल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर एक लार्ज स्केल के ऊपर आपको परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए, परमानेंट रेगुलरली आपको लेबर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जहाँ पे आपको लेबर मिल सकती है, उनकी कोई अथॉरिटी है जहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उस जगह को आप आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से आपको लेबर सप्लाई मिल सके। तो लेबर सप्लाई के लिए आपके पास जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से हमें लेबर कंप्लीटली जब भी हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ से हमें लेबर मिल जाए। देन सेकंड, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। वैलिडिटी दैट मीन्स अब हमें सेकंड ऑप्शन ये देखना है कि हमें ये असेस करना है कि हमने जब रिक्वायरमेंट है उस टाइम वहाँ पे लेबर अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर हमने उसको हायर कर लिया या हमने उस डिफरेंट जो सोर्स है हमारे पास, उस सोर्स के ऊपर हमने ट्रस्ट कर लिया और ट्रस्ट करने के बाद जब हमें रिक्वायरमेंट हुई उस टाइम हम जब उसको बोलते हैं कि हाँ हमें नंबर ऑफ़ लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, बट उस टाइम वो वैलिडेट नहीं हो पाता, तो उस टाइम अगर वो अवेलेबल नहीं है और हमें लेबर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है तो हमारा सारा प्रोसेस है वो ठप हो सकता है और पूरा प्रोसेस अगर हमारा शट डाउन हो गया तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम आ सकती हैं हमारे प्रोडक्शन में। तो इन चीज़ों को हमें देखना है कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने ना हो, तो उसके लिए हमें उस चीज़ को प्रॉपर्ली असेसमेंट करना होता है, उसकी वैलिडिटी को। दैट मीन्स ही इज़ वैलिड सोर्स और नॉट। देन नंबर 3, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज। अब जितने भी हमारे पास सोर्स अवेलेबल हो सकते हैं उनमें से हमें चूज करना है कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा है। किसी के पास नंबर ऑफ लेबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास नंबर ऑफ लेबर कम भी हो सकते हैं, कोई टाइम का पंचुअल भी हो सकता है, कोई टाइम का पंचुअल नहीं भी हो सकता है, किसी का प्रॉमिस है वो अच्छा हो सकता है, किसी का बेकार हो सकता है, किसी के वेजेस ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के वेजेस कम हो सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अब उन जो कंडीशंस हैं उनमें से हमारे लिए जो सूटेबल रहेगा, जो बेस्ट रहेगा, उसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, अवेलेबिलिटी भी, कॉस्ट भी, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें कम्प्लीटली फुलफिल करता है कोई भी सोर्स, तो हम उनमें से एक को या ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा सोर्सेज को हम वहाँ पे चूज कर सकते हैं। देन इन्वाइटिंग अप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज। अब उसके बाद अगर हमें वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हम उनसे अप्लीकेशंस भी ले सकते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम बोल सकते हैं कि आप में से जो भी अप्लाई करना चाहता है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर हमारे पास परमानेंट नहीं है तो हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी लग सकते हैं। तो उनके लिए हम उन जितने हमें रिक्वायरमेंट होगी उन रिक्वायरमेंट्स को हम उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम उन्हें हायर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस आपके सोर्सेज जो हैं वो लेबर के लिए भी हो सकते हैं, स्किल्ड पर्सनस के लिए भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो हायर स्किल्ड पर्सनस हैं उनके लिए भी हो सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनमें हायर पोस्ट के लिए अगर रिक्रूटमेंट होते हैं तो हायर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मोस्टली कंसल्टेंसीज के थ्रू ही होता है, उनमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं। कंसल्टेंसीज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिमांड करता है कि हमें इस तरह का कैंडिडेट चाहिए जिसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होगा, नंबर ऑफ ईयर्स में 8 ईयर 10 ईयर्स, और उसका जॉब प्रोफाइल इस तरह का होना चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को शूट करता है, और उसने उसी प्रोफाइल पे काम किया हो जो प्रोफाइल हम यहाँ पे उसको देने जा रहे हैं। तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना है। जो फर्म्स हैं, जो डिफरेंट कंसल्टेंसीज हैं, जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, उनका काम रहता है कि वो उनको अपने पास जितने भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उनमें से उनकी स्क्रूटनिंग करें, उनको देखें और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको कैंडिडेट्स प्रोवाइड करवाएं। अब उनके पास जो कैंडिडेट्स आएंगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होंगे। अब उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट कौन सा है। तो इसलिए हमारा प्रोसेस क्या होता है कि डिफरेंट हो सकता है। हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम इनडायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास फाइनली क्या रहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो अवेलेबल होने चाहिए जो हमारे पास वैकेंसी आई है। अब उन वैकेंसीज़ के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं और उन सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशंस लेते हैं और उन एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग उसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। देन आगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था आपका कम्प्लीटली, वो प्रोसेस आप वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। द रिक्विजिशन पोजीशन में बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक दिस। अब इसके अंदर हम एक ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, एक लाइन डायग्राम है। इस लाइन डायग्राम में हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक एप्लीकेंट है
और एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे दो टर्म्स हैं डिफरेंट, एप्लीकेंट जो एम्प्लॉय है जिसको जॉब करनी है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब प्रोवाइड करवा रही है। अब उसमें आपका क्या रहेगा, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा जो फर्स्ट प्रोसेस है जो दोनों के बीच में आपके एप्लीकेंट के और ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करना और अट्रैक्शन। अट्रैक्शन दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को बताना, ताकि लोग जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्ट हो सकें और वहाँ पे आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई किसका करना है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, और अट्रैक्ट किसको करना है, जो एम्प्लॉयज़ हमें रिक्वायरमेंट है। तो दोनों चीज़ें हो गई, हमें आइडेंटिफाई भी करना है और उनको अट्रैक्ट भी करना है। सेकंड प्रोसेस आता है उसके अंदर आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा उसका जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आए हैं उन कैंडिडेट्स का असेसमेंट, देन इवैल्यूएशन एंड फाइनल मैच। असेसमेंट मीन्स उनका आप टेक्निकल राउंड ले सकते हैं, आप उनका नॉन टेक्निकल राउंड हो सकता है, उनका रिटन हो सकता है, उनका इंटरव्यू हो सकता है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। प्रोसेस डिपेंड करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। उसके अंदर आपका असेसमेंट प्रोसेस कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड आपके ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें आपको कैसा आपको स्टाफ चाहिए और उस स्टाफ के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से उसका असेसमेंट करना है। अगर सपोज होटल इंडस्ट्री है और होटल इंडस्ट्री में कोई स्टाफ अगर आता है और वो सेफ़ की पोजीशन के लिए अगर आ रहा है, तो सेफ़ को क्या होगा, आप उसका असेसमेंट किस तरह से करेंगे, आप उसके लिए उसको एक टास्क देंगे कि आपको डिफरेंट वेराइटीज़ जो है वो आपको बनानी है और उनके अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको असेस्ट करते हैं, तो वो उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे आपने डिफरेंट असेसमेंट प्रोसेसेस आपके अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए दिए। आपके कोई टेक्निकल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे उससे कोई टेक्निकल टास्क दिया जा सकता है। डिज़ाइनिंग अगर कोई पर्सन है और अगर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में जा रहा है तो उसे डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई भी एक टास्क दिया जाता है ताकि वो डिज़ाइन करके दिखा सके कि उसे एक्चुअल में वो एबिलिटी है और वो स्किल उसमें है जिसकी वजह से उसको हायर किया जा सके। तो अगर वो असेसमेंट करता है देन उसके बाद उसको इवेल्यूएट किया जाता है। इवेल्यूएशन में क्या होता है कि उस चीज़ को चेक किया जाएगा कि उसे जो टास्क दिया गया था वो टास्क उसने प्रॉपरली और कंप्लीट किया या नहीं किया। देन इंटरव्यूज़ और उसके बाद फाइनल मैच। फाइनल मैच किसके साथ, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट में जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमें रिक्वायर्ड थी वो कैपेबिलिटीज़ उस कैंडिडेट में है या नहीं है, वो उसके असेसमेंट से उसके इवेल्यूएशन से हमें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारे पास वो क्वालिटीज़ मैच होती हैं देन हम उसको हायर करते हैं, तो वो प्रोसेस उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आफ्टर सिलेक्शन वी हैव टू ट्रेन दैट पर्सन, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ट्रेनिंग प्रोसेस। एंड ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या है आपको कि जो भी आपकी स्किल है, पर्सन में कोई ना कोई स्किल जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट थी वो डेफिनेटली है, बट आपने आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको और एडवांस अगर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एक माहौल मेंटेन है उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आपको उस माहौल में ढालना है, तो दैट मीन्स वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, तो उसे वहाँ पे उनको प्रिपेयर करना होता है उनकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, उन्हें सारी चीज़ों के बारे में बताना है, और फिर उसके बाद आपकी जो पर्सनल या स्पेशली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर वर्क करती है उन टर्म्स को उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम उन्हें ट्रेन करते हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के बाद फिर उनके बाद वो परमानेंटली अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के आपके स्टार्टिंग में, जब भी कोई आपका एप्लीकेंट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए आता है। तो ये सारा आपका प्रोसेस रहता है जिसके अंदर आपके अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सोर्स हो सकते हैं और आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपके थे एक्सटर्नल सोर्सेज। अब आपके इंटरनल सोर्सेज अगर है तो इंटरनल सोर्सेज हम अगर बात करें तो इंटरनल सोर्स क्या हो सकता है कि अगर हमें हायर करना है किसी को तो हमारे पास ऐसे कौन से इंटरनल सोर्सेज हैं जिनसे हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, नेमली ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। तो दैट मीन्स आप ट्रांसफ़र और प्रमोशन किनका कर सकते हैं। ट्रांसफ़र आप कहाँ से कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल प्लांट्स हैं या मल्टीपल लोकेशन के ऊपर आपके पास एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है एम्प्लॉयज़ की, वहाँ से एम्प्लॉय को दूसरी जगह जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है उस जगह उन्हें ट्रांसफ़र करके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रोसेस रहता है इंटरनल सोर्सेज का कि आपके पास जो अवेलेबल है एम्प्लॉयज़ उन्हीं को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ किया। सेकेंड आपका है प्रोसेस प्रमोशन। प्रमोशन प्रोसेस आपका वहाँ पे यूटिलाइज होता है या वहाँ पे यूज़फुल होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़
जो कि लोअर पोस्ट है उनके ऊपर ज़्यादा है, और हमें हायर पोस्ट पे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर हायर पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हीं में से कोई भी सूटेबल कैंडिडेट है जो कि हायर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, हम उसे प्रमोट कर सकते हैं, ना कि हम एक्सटर्नली हायर करें और उसके बाद हमें वहाँ पे ज्वाइन करवाएं। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस रहते हैं कि जिनके अंदर हम हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स या दूसरे लोकेशंस हैं वहाँ से एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करके हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, या फिर हम हायर पोजीशन के लिए लोअर पोजीशन से जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को प्रमोट कर सकें। तो ये दोनों प्रोसेस हमारे इंटरनल सोर्सेज में आते हैं कि हमें इंटरनली जो भी रिक्वायरमेंट थी उसी को हमने वहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज थे उनसे कंप्लीट कर लिया। बाकी हमारे पास अगर बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके थ्रू भी हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं, बट इंटरनल सोर्सेज से अगर हम कंप्लीट करते हैं तो उनके हमारे पास क्या एडवांटेज हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, तो वो चीज़ें हमें समझनी है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज में क्या है, द एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये आपका बेनिफिट ही है कि आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेट रहेंगे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कि आपको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्रमोट किया जा सकता है। ए प्रमोशन एट ए हायर लेवल में लीड टू ए चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, फुली डेडिकेशन के साथ अपना वर्क करते रहेंगे और फुली मोटिवेट रहेंगे। सेकेंड, इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट है तो उसके अंदर क्या रहेगा, ज़्यादा सिंप्लीफाई प्रोसेस रहेगा, बिकॉज आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो तो पहले से कंप्लीट है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो स्किल उनमें डेफिनेटली अवेलेबल है। तो इसलिए हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा सिंपली हो जाता है। तो सिंप्लीफाई होने की वजह से भी हमारा प्रोसेस जो इंटरनल सोर्सेज है वो एक बेनिफिशियल प्रोसेस हो सकता है। नंबर 3, ट्रांसफ़र इज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब। अब ट्रांसफ़र जो है वो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि अगर वो लोकेशन के अकॉर्डिंग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो मूव करते हैं, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर वो मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो। और जब एक एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सपर्ट होता है तो वो हायर पोजीशंस के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, और जब वो आपका एम्प्लॉय हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर है तो हम उसे हायर पोजीशन के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 4, ट्रांसफर हैज़ द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। अब यहाँ पे हमें ये बेनिफिट भी मिलता है ट्रांसफ़र से कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे उन एम्प्लॉयज़ को हमने वहाँ से कम करके जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे हमें उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र करने से हमारा जो डिपार्टमेंट था वो बैलेंस हो गया, जहाँ पे ज़्यादा थे वहाँ पे भी कम हो गए और जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई। और इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम आउटसोर्स से अगर कहीं भी बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर करते तो जहाँ पे पहले से सरप्लस थे वो एम्प्लॉय सरप्लस ही रहते, और जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ आ जाते, उन्हें भी हमें ट्रेनिंग देनी होती तो उन पर हमारी कॉस्टिंग जो है वो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। देन नंबर 5, फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर एज कम्पेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। और चीपर क्यों है, बिकॉज हमारे पास वही सोर्स हैं और हमें उनको दोबारा से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड नहीं करानी, और हमें दोबारा से सिलेक्शन प्रोसेस में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो इस तरह से हमारे पास ये जो प्रोसेस रहता है वो हमारे पास ईजीली अवेलेबल भी रहता है, हमारे पास कैंडिडेट्स भी अच्छे रहते हैं, और हमारे पास सारी चीज़ें हैं वो हमारे फेवर में। बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज, और वो क्या है, व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशन द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे ये लिमिटेशन आ जाती है कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं अगर हम उन्हीं को प्रमोट करके और उन्हीं वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं, जो भी हमारे पास हायर पोस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हमने उनको कंप्लीट कर लिया, फिल कर लिया, तो हमारे पास अगर कोई फ्रेश टैलेंट की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि लेटेस्ट जो मार्केट में अगर नए कैंडिडेट्स आते हैं, नए जो मोटिवेटेड लोग पर्सन हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं कि हमें दूसरों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है कि हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनसे भी अच्छा काम करने वाले कोई और कैंडिडेट हमें मिल सकते हैं। तो जब तक हम उन चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो बेस्ट है या नहीं। Hence, complete reliance on internal recruitment involve danger of inbreeding by stopping infusion of new blood।
इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनब्रीडिंग दैट मीन्स नई ब्रीड वहाँ पे नहीं आ सकती। और इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, तो दैट मीन्स आपके पास वहाँ पे कोई भी नया पर्सन नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या रहेंगे, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वही आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब वो आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम भी कर सकते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस में भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक प्रमोशन पॉलिसी अगर रखी है तो आपको उन्हीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को आपको प्रमोट करना होगा, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके अच्छी पॉलिसीज़ और बुरी पॉलिसीज़, जो भी आपकी कमियां हैं पॉलिसीज़ में, उनको भी पहचानते हैं। तो उनकी वजह से वो लेज़ी भी हो सकते हैं, कामचोर भी हो सकते हैं, और उन्हें किस तरह से कामचोरी करनी है या अपना काम है किस तरह से दिखाना है, वो चीज़ें भी उन्हें अच्छे से पता होती हैं। तो वो चीज़ें कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं रहती, तो जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क या प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट होता है। सेकेंड, द एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथेस्टिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। अब अगर टाइम बाउंड प्रमोशन है कि दैट मीन्स आपका पर्टिकुलर एक टाइम के बाद प्रमोशन होना ही है, तो फिर वो आपका पक्का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके लेज़ी रहेंगे और वो एंथुसियास्टिक भी नहीं होंगे, मोटिवेटेड भी नहीं होंगे कि हाँ हमें काम करना है तभी हमारा प्रमोशन होगा। उन्हें ये चीज़ पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम 5 साल या 7 साल के बाद हमारा प्रमोशन होना है और उस टाइम पे हम हमारी नेक्स्ट जो हायर पोजीशन है वहाँ पे हम प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो उस चीज़ में वो बिल्कुल लेज़ी रहते हैं और वो अपने काम के लिए ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होते। ए न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपके इंटरनल सोर्स को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास जब एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ नहीं है तो वो इंटरनल रिसोर्स को कहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसी फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। द नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड। अब यहाँ पे ये एक कंपटीशन पॉलिसी है वो भी क्रिएट हो सकती है। कैसे? क्योंकि आपने अगर इंटरनली उनको प्रमोट किया, तो इंटरनली अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो प्रमोट करने से कुछ एम्प्लॉयज़ में ये हो सकता है कि हाँ इसको प्रमोट किया गया है और मुझे इसकी जगह प्रमोट नहीं किया गया। तो उससे क्या होगा कि उन एम्प्लॉयज़ के अंदर मन में एक ऐसी फीलिंग्स रहती है कि हाँ मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ और मैंने भी अपना 100% दिया है, बट मेरी जगह इस पर्सन को इंक्रीमेंट मिला, प्रमोशन मिला, तो दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके लिए फेयर वर्क नहीं कर रही। और जब आपके एम्प्लॉयज़ में ये फीलिंग्स आ जाती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए फेयर वर्क नहीं कर रही है, तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में होते हैं और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। देन नंबर 5, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज़ मे ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र करते हैं एम्प्लॉयज़ का, आपने पर्टिकुलर जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर आपको सरप्लस लग रहा है और आपने वहाँ से उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया या दूसरी लोकेशन के ऊपर आपने उनको ट्रांसफ़र किया, तो उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एडजस्ट होने में, समझने में, सीखने में। तो अगर उनके साथ ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली होती रहेंगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज अगर बार बार कोई पर्सन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो चीज़ आपके टोटल जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उसे इफेक्ट करेगी, उन टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। तो इस तरह से अगर आपके ज़्यादा ट्रांसफ़र होते रहे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इंटरनल सोर्सेज की, जिनकी वजह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो आपके इंटरनल सोर्स पे डिपेंड भी करे और ना भी करे। तो जो चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हैं उनके अकॉर्डिंग हम इंटरनल सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है वहाँ पे हमें इंटरनल सोर्सेज को अवॉइड करना चाहिए। देन सेकंड सोर्स आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। एन एंटरप्राइज हैज़ टू टैप एक्सटर्नल सोर्स फॉर वेरियस पोजीशन बिकॉज ऑल द वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट। आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर न्यू एंटरप्राइज है तो वहाँ पे तो आपकी सारी वैकेंसीज हैं वो फुलफिल नहीं हो सकती, बट अगर आपकी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ भी अगर आपको देखना है कि आपकी हायर पोजीशंस हैं या बहुत अच्छे आपके रिक्वायरमेंट में क्वालिफिकेशन और वो सब आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हमेशा आपके एम्प्लॉयज़ से फुलफिल नहीं हो पाती। सपोज आपको हायर पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, बट आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे
कोई भी हाईली क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, और जितने भी हैं उनमें एक्सपीरियंस भी अगर हम देखते हैं तो आपकी जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो उस पोजीशन के ऊपर आपको क्या करना होता है, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि वहाँ से हमें कोई ना कोई ऐसा एलिजिबल स्टाफ मिल जाए जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दैट मीन्स अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज specifying the details of the job available, and job seeker assemble outside the premises of the organization on the specified date and selection is done on the spot। तो जैसा कि आपने देखा कि कई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ करती हैं, आप एक कहीं ना कहीं एक वो नोटिस लगाते हैं और उस नोटिस को देख के पर्टिकुलर डेट उनको वहाँ पे गिवन रहती है। तो दैट मीन्स जहाँ पे अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स और उस जगह आप एक नोटिस देंगे। उस नोटिस को देखने के बाद आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जहाँ भी आपके पास जो रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स होंगे, वो एप्लीकेंट्स पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर एक साथ गैदर्ड हो और उनमें से आपने डायरेक्टली उस टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्लाई किया और आप वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट है वो आपकी जॉब के लिए सूटेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, कैजुअल कॉलर्स। Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices. Such job seekers can be a valuable source of manpower. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancies as they arise. तो that means अगर उनके पास पहले से डेटा अवेलेबल है तो that means वो क्या करते हैं, बार बार अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो अलग अलग कंसल्टेंट्स हैं उनके थ्रू या फिर आप वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर रिक्वायरमेंट डाल के वो अलग अलग कैंडिडेट से डिफरेंट कैंडिडेट से अपने रिज्यूमे मंगवाते रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको जब भी सूटेबल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है वो अपने डेटाबेस में से उनको डायरेक्टली कॉल करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वाइट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही वो कैंडिडेट्स उनके पास अवेलेबल होंगे उनको इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू वो हायर कर सकते हैं और उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो फर्स्ट तो आपका था डायरेक्टली, सेकंड आपके पास था कैजुअल कॉलर्स। दैट मीन्स आपके पास जो डेटाबेस अवेलेबल है उनसे आप कॉलिंग करवा के उनको आप बुला सकते हैं। थर्ड रहता है आपका एडवर्टाइजमेंट आपका न्यूज़पेपर में भी हो सकता है या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल इज जनरली यूज व्हेन ए वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। जब हमें ये चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों में से कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, छोटी लोकेशन के ऊपर हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया था जिसमें हमारे पास हमारी लोकेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जस्ट आसपास जितने भी लोग थे जो देख सकते हैं वहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट लगाया और वो लोग आ गए। सेकेंड, हमारे पास जो डेटाबेस था उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे हमारे पास, उनको हमने कॉल करके बुलाया। थर्ड, हम एक एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर में या फिर जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर हैं या फिर जर्नल्स हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स हैं उनमें, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अवेलेबल हैं वो बढ़ सके, हमारी जो स्पेसिफिकेशन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड। क्योंकि आपके सीनियर पोजीशन के लिए हमें जो कैंडिडेट्स चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास मिल जाए और उनके डेटाबेस हमारे पास स्टोर रहे, तो इसलिए हमें ये मेथड है वो अडॉप्ट करना पड़ सकता है। एडवर्टाइज में बी प्लेस्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स, और लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसको पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपका न्यूज़पेपर में रिक्वायरमेंट है वो लोगों के पास पहुंचती है, और जितनी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी उतनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डिंग एज ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या रहता है, आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप में रहते हैं और उस टाई अप में आपके पास स्किल्ड और अनस्किल्ड जो भी लेबर्स हैं, जितनी लेबर्स आपके पास अवेलेबल रहती हैं। तो कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिक्वायर्ड बाय लॉ। Thus, employment exchange help to match personal demand and supply by serving as link between job seeker and employers। तो उसमें क्या रहता है कि आपके जो जॉब सीकर्स हैं
वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे रजिस्टर्ड है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आपको रिक्वायरमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो अब जैसे ही आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं उनमें से आपका जो डिपार्टमेंट है जो एम्प्लॉय एक्सचेंज का काम करता है, वो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ को आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का प्रोसेस भी रहता है, जिससे आपके पास अलग अलग जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप किस तरह से हायर कर सकते हैं। देन नंबर 5, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं कि वो डिफरेंट जॉब सीकर्स होते हैं, उनके डेटाबेस अपने पास रखते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके बाद उनको रिक्रूटमेंट कर स्क्रूटनिंग करते हैं, और स्क्रूटनिंग से आपके लिए बेस्ट जो सूटेबल कैंडिडेट होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर सकते हैं। तो वो आपके एक प्लेसमेंट एजेंसी है जिसे आपने एक्सटर्नली हायर किया गया, तो वो भी आपके लिए वर्क कर सकते हैं। नंबर 7, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन क्या हो सकता है कि आपके जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपके लिए कोई एक बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है, वो कौन रह सकता है। तो जैसे ही आपके वहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई, रिक्वायरमेंट के बाद आपके एम्प्लॉयज़ को अगर वो बात पता चलती है तो आपके एम्प्लॉयज़ भी किसी न किसी को उसमें रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। देन नंबर 8, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है तो आप एक्सटर्नली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट रख सकते हैं और उनके थ्रू आपको वहाँ पे आपकी लेबर है प्रोवाइड करवाई जा सकती है। एक प्रोसेस आपका बीच में रह गया, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में भी आपके क्या होता है, जैसे आपकी कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइजेज हैं, वो कॉलेज विजिट करते हैं। कॉलेज विजिट करने के बाद वहाँ पे उनको अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो उनके अकॉर्डिंग वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है और उसके थ्रू भी उनको वहाँ पे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, तो वो आपका कैंपस रिक्रूटमेंट में आ जाता है। देन एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। कुछ ज़्यादा अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो टेलीविज़न के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, लोकल चैनल्स, जिनके ऊपर नीचे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है, और अगर आपने ज़्यादा बड़े देना है तो आप अच्छे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर अच्छे ऐसे चैनल्स जिनके अंदर आपके कोई भी शो है उनकी TRP ज़्यादा रहती है, उनके बीच में भी आप अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं आपके टेलीविज़न के ऊपर रिक्वायरमेंट की। बट आज के टाइम में वेब पब्लिशिंग वगैरह ये ज़्यादा चलता है, तो इसलिए टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टाइजिंग का इतना ज़्यादा प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। देन नंबर 10, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग दैट मीन्स इंटरनेट के ऊपर आप इस चीज़ को पब्लिश करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। वो आपकी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी हो सकता है, और दूसरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, उनके ऊपर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी naukri.com है, monster.com है, jobstreet.com है, तो दैट मीन्स दे आर डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि आपके लिए एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब सीकर्स भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो वहाँ हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि हमें एम्प्लॉयज़ मिल सकें। देन नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अब हमें अगर देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स अवेलेबल हैं तो उनके क्या बेनिफिट हैं, वो चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके एडवांटेजेस हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, क्वालिफाइड पर्सनल। जो हमें स्टाफ चाहिए वो हमें क्वालिफाइड मिल जाता है, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली उसी के अकॉर्डिंग हम हायर करते हैं, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट को मैच करता है वो स्टाफ हमें वहाँ पे मिल जाएगा। नंबर 2, वाइडर चॉइस। हमारे पास चॉइस बड़ी हो सकती है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट हमें वहाँ पे फुलफिल हो सकती है, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी स्किल्स से, उसके एजुकेशन से, तो हर एक चीज़ के अंदर हम उसको वाइड कर सकते हैं। नंबर 3, फ्रेश टैलेंट। जो फ्रेश टैलेंट होता है, जो नए आइडियाज़ लेके आते हैं, वो लोग हमें वहाँ पे मिलते हैं, और अगर हम नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो वो डेफिनेटली ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा अच्छे से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकते हैं। नंबर 4, कम्पिटिटिव स्पिरिट। अब उनके अंदर क्या रहेगा, कम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहती है। इफ़ ए कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्स, द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स। तो जो पहले से है उनको ये रहेगा कि जो नए एम्प्लॉय आएंगे वो उनसे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो अगर हमारा काम कम रहा तो हो सकता है कि हमारा प्रमोशन ना हो और हमें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी दिया जाए। तो इसके लिए उनमें एक क्या रहता है, कम्पिटिटिव स्पिरिट है वो जनरेट हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं।
देन लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। लिमिटेशन क्या है? डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, डिससेटिस्फैक्शन इन द केस ऑफ प्रमोशन, कि जब वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगेगा कि आप बाहर से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने प्रमोशन का दिखाई नहीं देता है, तो वो चीज़ें उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन में आ सकती हैं। देन लेंथी प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल सोर्सेज में और एक्सटर्नल सोर्सेज में दोनों में डिफरेंस रहता है, और आपका एक्सटर्नल है तो वो थोड़ा लेंथी हो सकता है। नंबर 3 कॉस्टली, क्योंकि आपको डिफरेंट अगर सिलेक्शन प्रोसेस करने हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, आपको मार्केटिंग करनी है या आपको कैंपस रिक्रूटमेंट करना है, तो सारे प्रोसेस आपके ऐसे हैं जो कि आपके लिए कॉस्टली होते हैं। तो ये आपके कुछ डीमेरिट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपने देखा कि आपके प्रोसेस में क्या बेनिफिशियल हैं और क्या आपके लिए उसके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये जनरल चीज़ें थी आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए।